मेरा नाम कविता है। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी एक बहन का तलाक हो चुका था क्योंकि उसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता था। इसीलिए अब वो ससुराल से मायके में ही वापस आकर रहने लगी थी। अब सिर्फ शादी के लिए मैं ही बची हुई थी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ साथ मेरी तलाकशुदा बहन के लिए भी रिश्ता देख रहे थे, लेकिन तलाकशुदा होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी तलाकशुदा बहन मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी थी और उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरे 1 साल ही चल सकी थी। मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर मेरा कोई भी रिश्ता आता तो ना जाने ऐसा क्या हो जाता कि लड़के वाले खुद ही इनकार करके चले जाते थे। मेरे आस पड़ोस से भी कोई रिश्ता नहीं आता था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं थी, बस मेरा रिश्ता नहीं लग पा रहा था। मेरे माता पिता इस बात से बहुत परेशान हो गए थे और तो और वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे, जबकि मेरे सारे बड़े भाई बहनों की शादी जल्दी जल्दी ही हो गई और सभी के ससुराल भी अच्छे और अमीर परिवार के हैं। ना जाने मेरे ही साथ ऐसी क्या दिक्कत थी कि कोई भी मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक बार तो मेरी मम्मी की सहेली अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझे शादी में देखा था, तभी देखते ही मुझे पसंद कर लिया। मेरी मम्मी को ये पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी, पर जब वो घर पर आई और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने फौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया। सारे मोहल्ले में ये बात भी फैल चुकी थी कि आज मेरे रिश्ते वाले आए हैं और मेरा रिश्ता फाइनल होने वाला है। 2 दिन ही गुजरे थे कि तभी मेरी मम्मी की सहेली का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें माफ करना, लेकिन हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये कहकर उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। मेरी सहेलियां भी मुझसे सवाल करती थी कि तुम्हारी शादी ना होने की क्या वजह है। ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने भाई बहन और अपने मम्मी पापा से इस बारे में सवाल करती तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे, क्योंकि अब मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहता है। मेरी तरह ही मेरी उस बहन का भी दुख बहुत ज्यादा था, जो बेचारी शादी होने के बाद भी दोबारा तलाक लेकर मायके वापस आ गई थी। मेरा खूबसूरत होने का भी कोई फायदा नहीं था। जब कोई मुझे अपने घर की बहू ही नहीं बनाना चाहता था, तो फिर ऐसी भी खूबसूरती आखिर किस काम की थी। मेरे माता पिता ने मोहल्ला भी बदल कर देख लिया था, फिर भी मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा था। मेरी उम्र निकलती जा रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं खूबसूरत थी, इस वजह से ज्यादा मेरी उम्र के बारे में पता नहीं चलता था। मेरी माँ चाहती कि उनकी एक ही तो बेटी रह गई है, अब उसकी भी शादी हो जाए और वो अपने ससुराल में सुखी रहे। मैं अपने माता पिता को अपनी तरफ से बहुत परेशान देखती थी। माँ बाप को तो अपने बच्चों की फिक्र होती ही है। फिर एक दिन चमत्कार हो गया और मेरे लिए रिश्ता आ गया। उन लोगों ने मुझे देखते ही रिश्ता फाइनल कर दिया और लगभग 1 महीने के बाद ही मेरी जल्दी जल्दी में शादी भी हो गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। मेरी शादी हो गई थी। अब मेरी तलाकशुदा वाली बहन ही शादी के लिए बची थी और मेरे घरवाले उसके लिए भी अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे, पर अभी तक उसके लिए कोई सही रिश्ता नहीं मिल सका था। मेरी बहन का नाम रिचा था। मेरे माता पिता भी ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। मेरे ससुराल में मेरी सास, जेठ और मेरे पति रहते थे। बाकी घर में कोई भी नहीं था। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरे पति का नाम अनुराग था और जेठ का नाम अजय था। दरअसल मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। वो भी अपने घर का ही बिजनेस संभालते थे। दोनों भाई एक ही दुकान पर लगे हुए थे। मेरे जेठ ने अपनी माँ से कहा था कि पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूँगा। शायद किस्मत में मेरे पति की ही शादी पहले लिखी हुई थी, इसलिए पहले मेरे पति की शादी हो गई। अनुराग दिखने में बहुत अच्छे थे और जब उन्होंने मुझे शादी की रात देखा तो वो मुझे देखते ही कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी खूबसूरत पत्नी भी उन्हें मिल सकती है। मेरे पति के हाथ पैर घबराहट की वजह से फूल गए। मुझे लगा कि इतना नर्वस होना तो नॉर्मल सी बात है, पर मेरा पति तो बेहोश ही हो गया था। सारे रिश्तेदारों को कमरे के अंदर आना पड़ गया था। अच्छा खासा मजाक बन गया था, क्योंकि सारे मेहमान भी बहुत हंस रहे थे।
पर मेरे जेठ काफ़ी परेशान थे। थोड़ी देर के बाद मेरे पति की हालत तो ठीक हो गई थी और वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने प्यार भरी बातें की और फिर हम लोग सो गए। अगले दिन सारे मेहमान भी जा चुके थे और मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी हो गई थी। शादी के अगले दिन मेरे पति के नंबर पर मेरी एक सहेली की कॉल आ गई। उसने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। फिर अचानक बातों ही बातों में मेरी सहेली ने कहा कि तुम्हारे पति और जेठ तो नाई हैं, तुम उन्हें घर पर भेज दो। मेरे पापा और दादाजी भी अपने बाल कटवाना चाहते हैं। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बिजी रहते हैं क्योंकि हम अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैंने अपने पति के जाने के बाद इस बारे में अपने जेठ से बात की तो उन्होंने तो एक बहुत ही अजीब सी बात कही कि मैं किसी के घर नहीं जाता, जिसको जो भी काम है वो हमारी दुकान पर आ सकता है। मैंने कहा भला घर जाने में बुराई ही क्या है? आपके घर जाने के आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, काम तो एक जैसा ही है, दुकान हो या किसी का घर। और फिर मेरी सहेली को जब पता चला कि आप लोग ये काम करते हो, तब उसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे फोन करके कहा कि तुम अपने पति और जेठ को भेज दो। अब आप दोनों ना सही पर दोनों में से कोई एक तो चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली के सामने मेरी बात खराब हो। मैंने कहा मेरी सहेली काफ़ी अमीर है, उसके घर चले जाइए, वहाँ से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर मेरे जेठ ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी जेठ की इस तरह की हरकत देखकर हैरान रह गई थी कि भला ये किस तरह की जिद थी। मैंने अपनी सहेली से माफ़ी मांग ली, बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जेठ किसी के भी घर जाकर काम नहीं करते, जो भी कस्टमर होता है उनकी दुकान पर ही आता है। सब लोग कहते हैं कि मेरे जेठ बहुत पुराने नाई हैं, इसीलिए उनको मेरे पति से भी अच्छा काम आता है। मेरे पति ने ये वाला काम तो अभी हाल में ही शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वो गारमेंट्स की दुकान पर कपड़े बेचा करते थे। मेरे पति की और जेठ की दुकान पर बहुत ही भीड़ रहती थी और वो अच्छी चलती थी। उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर आते थे, इसलिए वो दोनों भाई मिलकर दुकान संभाल रहे थे। फिलहाल ये बात तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, पर इस घर में काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता था। मैं सारा दिन घर में अकेले बोर हो जाती थी। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। वो बहुत ज़्यादा संस्कारी औरत थी और हमेशा अपने कमरे में रहकर पूजा करती रहती थी। मैं घर का सारा काम करती थी, अपनी सास का खाना बनाना, उनकी दवाइयाँ मैं उनको कमरे में ही जाकर देती थी। लेकिन मुझे बहुत सुकून था कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी काम करके फ्री हो जाती थी। एक सास ही तो थी, वो भी सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी और उन्हें मेरे किसी भी काम से कोई मतलब भी नहीं होता था। वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती थी। बाकी मुझे इन सब लोगों के काम करने पर कोई ऐतराज नहीं होता था। एक दिन हमारे घर पर पड़ोस की ही एक औरत आई। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई थी, पर मेरी सास उस वक्त सो रही थी, इसलिए वो मेरे पास ही बैठ गई और मुझसे बातें करने के लिए आ गई। वो मुझे देखकर कहने लगी, बहू तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हारे माता पिता ने कुछ सोच समझकर तुम्हारी शादी नहीं की है लगता है। खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते तो बड़ी आसानी से और अपने लोगों के यहाँ ही लग जाते हैं। मैंने कहा कि ये सब तो किस्मत की बात है। थोड़ी देर बाद मेरी सास जाग गई तो वो उनके कमरे में ही बातें करने के लिए चली गई थी। उनका चाय नाश्ता मैं पहले ही करा चुकी थी। उस पड़ोसन के जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहना, ये उधर उधर की बात करने में बहुत माहिर होते हैं। मैंने भी अपनी सास से कहा कि ठीक है। रात को मेरा पति घर आ चुका था। मैंने उन्हें खाना दिया तो उन्होंने मुझसे खाना खाते खाते एक दो बातें की। उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मेरे पति के साथ जब से वो बेहोश होने वाला मैटर हुआ था, वो मेरे करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही मुझसे बात करते थे। उन्हें डर था कि वो कहीं फिर से बेहोश ना हो जाएं। मैंने उस दिन के बाद से इस टॉपिक पर कोई बात भी नहीं की थी, पर इस घर में मेरे लिए टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे नई नई शादी वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ना पति कोई प्यार मोहब्बत कर रहा था, ना सास मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करती थी और ना ही मेरा पति मुझे कहीं घर से बाहर घुमाने फिराने ले गया था। मेरे पति सुबह अपनी दुकान पर जाते और सीधा वो शाम को 6 बजे के बाद ही घर वापस लौट कर आते थे।
मेरे पास करने को ज़्यादा काम भी नहीं होता था और कोई ऐसा काम नहीं था जिससे मैं थोड़ा अपना ध्यान बटा पाती। मुझे सूरत शक्ल तो बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन हुनर मेरे अंदर कोई भी नहीं था। ना मैं ज़्यादा पढ़ी थी, ना ही मुझे सिलाई कढ़ाई जैसा कोई काम आता था जो मैं घर बैठ कर लेती। एक दिन मैंने अपने जेठ को देखा, वो अपने काम से आते ही फ़ोन में बहुत बिजी हो जाते थे, जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ देख रहे हों। मैं अपने जेठ के पीछे जाकर बैठ गई कि चलो मैं यहाँ धूप में बैठकर सब्जी काट लेती हूँ। पर जैसे ही मेरे जेठ को ये महसूस हुआ कि मैं उनके पीछे आकर बैठ गई हूँ और मेरी नज़र उनके फ़ोन पर पड़ सकती है, तो वो वहाँ से तुरंत ही उठकर चले गए। दूसरी तरफ दीवार से टेक लगाकर वो बैठ गए। मैंने अपने जेठ से बड़े प्यार से कहा, भैया मुझे भी दिखाइए ज़रा, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? यहाँ तो घर में देखने के लिए टीवी भी नहीं है। तो मेरे जेठ कहने लगे कि इसमें तुम्हारे देखने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मेरे पति के पास भी तो स्मार्टफोन नहीं था। उन्होंने तो पुराने जमाने का वो कीपैड ही अपने पास रखा हुआ था कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है मोबाइल चलाने का। मैंने उनसे कहा था, लेकिन मेरे पास घर में काफ़ी टाइम होता है, मैं ज़्यादातर फ्री ही रहती हूँ, मुझे स्मार्टफोन दिला दो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे बहुत ज़्यादा जिद की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अगले महीने तुम्हें लाकर दे दूंगा। मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी। एक दिन पता चला कि मेरे मोहल्ले की सहेली की शादी है और उसने मुझे मेरे घर आकर इनवाइट किया था। वो मेरे मोहल्ले की सहेली थी, लेकिन मैंने अपने पति से कहा कि वो मेरी बहुत पक्की सहेली है, ताकि वो मुझे उसकी शादी में जाने की परमिशन दे। मेरे पति ने मुझे शादी में जाने की परमिशन दे दी और मैं खूब अच्छे से तैयार होकर उसकी शादी में चली गई थी। हम लड़कियों के लिए यही तो एंजॉयमेंट होती है। आदमी हमेशा यही समझते हैं कि हम उनको दिखाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन असल बात तो ये होती है कि हम लड़कियां एक दूसरे को दिखाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होती हैं कि किस किस के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं और कौन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मैं तो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और शादी में भी वही हुआ। सब लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे कि इसकी शादी हो गई है और इसकी शादी किससे हुई है और कौन है और इसके पति का नाम क्या है। मेरे पति शादी में नहीं आए थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। कुछ लोग और कुछ औरतें बातें कर रही थीं कि कौन है इतना हिम्मत वाला, किसने इस बिगड़ी हुई लड़की से शादी कर ली है, वह बेचारा कौन है। उन औरतों की ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी और उनकी बातों से मेरा दिल भी बुरी तरह से जल रहा था। उनकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जल्दी ही घर आ गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि शादी में क्या क्या किया, तो मैंने कहा कि बहुत मजा आया। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे क्योंकि आपकी पत्नी है ही इतनी प्यारी, बस आपको ही नजर नहीं आती और आप मुझसे दूर दूर रहते हो। मेरे पति ने कहा कि अब दूर नहीं रहूंगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आज पहली बार मेरे पति मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब मेरी जिंदगी के दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मेरे पति की नज़दीकी हमसे बढ़ने लगी तो मैंने उन्हें बताया कि ना जाने क्यों सब मुझसे दूर दूर भागते हैं। कुछ लोग तो मुझे देखते ही आपस में ही बातें करने लग जाते हैं, जबकि मेरा तो कोई सीक्रेट भी नहीं है, कोई मेरा ऐसा मैटर भी नहीं है जिसको मुझे किसी से छुपाना पड़ता है। मेरे पति ने कहा कि अच्छा चलो छोड़ दो इन सब बातों को, और अच्छी बात है कि किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, वरना मेरा फिर क्या होता। अब मेरा पति मेरे साथ ठीक था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे जेठ बहुत ही अजीब इंसान थे। पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड था। उनकी शकल सूरत भी बस नॉर्मल सी ही थी, रंग तो उनका बहुत काला था और मेरे पति काफी गोरे चिट्ठे थे। उनकी बहुत ही अजीब हरकतें थी और मेरी तो समझ में नहीं आती थी कि वो शादी क्यों नहीं कर लेते, जबकि उनकी काफी उम्र हो गई थी और वो तो मुंह धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए थे। मेरी हर बात पर नजर रखते थे। ऐसा लगता था कि उनकी आंखें सिर्फ मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे वो मेरी किसी बात को पकड़ने की तलाश में हैं। पर ऐसा क्यों था? मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती थी। वो तो किसी जासूस की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर अचानक मेरे जेठ को ऐसा क्या हो गया था। खुद तो मेरा जेठ सारी रात मोबाइल पर लगा रहता था, कमरा बंद करके सोता था, जबकि उनका क्या काम था कि वो कमरा बंद करके सोएं। कभी कभी दोनों भाई आपस में साथ बैठे होते और मेरे बारे में ही बात कर रहे होते थे। मैंने अपने जेठ की जुबान से अपना नाम कई बार सुना था,
जबकि उनको ऐसा क्या काम था जो वो मेरे पति से मेरे बारे में बात कर रहे थे? क्यों वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे? लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि हर बार मेरे जेठ का प्लान नाकामयाब हो जाता था। धीरे धीरे मुझे अपने जेठ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही तो मेरे पति के साथ मेरे रिलेशन ठीक हुए थे और वह अब हमारी खुशियों के पीछे पड़ गए थे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? एक दिन तो बहुत ही अजीब हुआ था, और वो ये कि आधी रात को जब मेरी अचानक आंख खुली तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और मैं पानी पीना चाहती थी, लेकिन कमरे में पानी नहीं था और मेरा पति भी कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने बाथरूम में देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब कि मेरा पति वहां पर भी मौजूद नहीं था। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर से किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया था। मैं डर गई कि ये क्या, किसी ने आधी रात को मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मैंने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया और दरवाजे को भी दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया, धक्के देना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने ही दरवाजा खोल दिया था। मैंने देखा कि मेरे पति और जेठ दोनों ही कमरे के बाहर आंगन में बैठे हुए थे और शायद मेरा पति उनके साथ बैठकर कोई बात कर रहा था। लेकिन मुझे कमरे के अंदर बंद करने की आखिर जरूरत ही क्या थी? मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? दरवाजा किसने बंद किया था? मेरे पति ने कहा कि वो मुझे आदत पड़ी हुई है कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करने की, इसलिए मैंने गलती से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। चलो मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, आपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद तो कर दिया, लेकिन आप इस टाइम पर बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं भैया के साथ थोड़ी देर बैठ गया था, लेकिन दोनों की शक्ल से लग रहा था कि मेरा पति झूठ बोल रहा है और ऐसा लगता था कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी तो इन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजे की कुंडी भी लगा ली थी, ताकि मैं उन दोनों की बातें ना सुन लूं। मेरे पति ने कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो पानी कमरे के अंदर लेकर आए। मैंने पानी पी लिया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? आधी रात को आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही थी? तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता तो है ना कि हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं, तो बस घर घर खर्च की ही बातें कर रहे थे। ऊपर से माँ का भी ख्याल रखना होता है। बस यही सब बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। मैंने कहा, रात के 12 बजे तक तो आप मेरे साथ ही सो गए थे। आधी रात को उठकर आपको ये बात अचानक से कैसे याद आ गई कि आपको बातें करनी है? ये बात भला सुबह भी तो हो सकती थी। और मुझे कमरे के अंदर बंद क्यों किया? आपने ऐसे कोई अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद नहीं करता। आपने जानबूझकर मुझे बंद किया था। मेरे पति की शक्ल से लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें जानबूझकर बंद नहीं किया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं उठकर बाहर चला गया था। देखा तो भैया भी जाग रहे थे। बस हम दोनों बातें करने बैठ गए। ये तो कुछ गलत नहीं हुआ। तुम तो बात के पीछे ही पड़ जाती हो। चलो सो जाओ। मैं हैरान थी कि एक तो मेरे पति गलती कर रहे थे, ऊपर से गुस्सा भी मुझ पर ही हो रहे थे। फिलहाल मैं भी सो गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। सुबह तक मैं यही सोचती रही कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। अब मैं नोटिस कर रही थी कि अक्सर मेरे पति और जेठ आपस में कोई बात कर रहे होते थे और मुझे लगता था कि वो बात मेरे बारे में हो रही है, तो जब भी मैं उनके करीब जाती तो चुप हो जाते। एक बार मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, वो मेरे घर आई थी। जब मैंने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से शादी से पहले लोग मुझसे दूर भागते थे और कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मेरी सहेली ने कहा कि औरत के अंदर एक कमी ऐसी होती है जिसके बारे में उसे कभी कुछ पता ही नहीं होता। शायद उसे बाद में पता चलता है। तुम भी तो कहीं बांझ नहीं हो सकता है तुम्हारे माता पिता को इस बारे में पता हो और उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा हो, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। लोग औलाद के लिए ही तो शादी करते हैं और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी हो। उसने मुझे किसी की कहानी बताई थी कि एक 12 साल की उम्र की लड़की थी और उसे बचपन में ही पता चल गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और फिर उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। मेरे दिल में भी यही डर था
क्योंकि मेरी शादी को भी तो 8 महीने हो गए थे और अभी तक मेरे पास भी कोई बच्चा नहीं था। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी, जिसकी दुकान करीब में ही थी। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सुनकर मेरी सास बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये मेरी एक ऐसी फिक्र थी जो कि अब खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये था कि एक औरत की हैसियत से अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों लोग मुझसे दूर भागते थे? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने बताया कि आपका दूसरा महीना चल रहा है और आपका बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। घर आते ही सबसे पहले ये बात मैंने अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन जब मैं और मेरी सास घर आए तो मेरे जेठ घर में बैठे हुए थे और वो फिर से अपने मोबाइल में ही बिजी थे। मेरी सास रास्ते में से ही मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई थी। उन्होंने आते ही पहले मेरे जेठ को मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि माँ, आखिर ये मिठाई आप किस बात की खिला रही हो? तो मेरी सास ने खुशी खुशी उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाई और कहा कि अब तुम ताऊजी बनने वाले हो और इस घर में तुम्हारा भतीजा या भतीजी भी आने वाला है। मैंने अपने जेठ की तरफ ताना मारते हुए कहा कि बस माँ जी, इतनी खुशी मत मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुशी को किसी की नज़र लग जाए। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली आई, क्योंकि मुझे वैसे भी अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पति को मैंने अपने जेठ से कॉल करवाकर बहाना करके घर बुला लिया और उनसे कहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है, खाने का सामान लेकर आ जाओ। जब वो सामान लेकर आए तो मैंने उन्हें खबर सुनाई। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने बाहर जाकर ये बात अपने भैया को बता दी। वो भी बहुत खुश हुए थे और उनको आशीर्वाद देने लगे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरे जेठ को जब मैं अच्छी नहीं लगती तो मेरे बच्चे कैसे अच्छे लगेंगे। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां घूमने लगी थी। मेरी सास ने मेरी नज़र उतारी और उन्होंने मेरे पति को बताया कि बहू को बहुत कमजोरी है, इसीलिए उसे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे पति ने कहा कि घर के सारे काम छोड़ दो, अब तुम्हें आराम ही करना होगा। मेरी सास कहने लगी, बहू, जब तुम नहीं थी तब मैं घर का सारा काम करती थी, अब तुम आराम करोगी और सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूंगी। तुम बस खाना बना देना, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगी, बस तुम आराम करो। इतने सालों बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है। मैं अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिर अगली रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कोई सपना देख लिया हो। जैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर गई थी, लेकिन सुबह उठी तो ये सिर्फ सपना था। अगले दिन मैंने अपने जेठ को सुबह का नाश्ता बनाकर दिया तो मेरे जेठ ने मुझे कहा, कविता, अब मैं परेशान हो गया हूँ, तुम ऐसा मत किया करो। अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हें सारी बातें समझनी चाहिए। मैंने कहा, भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो इतना कहकर वहाँ से उठकर चले गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे थे कि अब तो ये सब कुछ मत करो, मैं तंग आ गया हूँ। मैं आखिर ऐसा क्या कर रही थी और उसका नुकसान मेरे जेठ को हो रहा था जिससे वो तंग आ गए थे। मैंने ये बात अपने पति को बताई कि आखिर भैया का इस बात से क्या मतलब है और वो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहकर गए थे। लेकिन मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मेरे पति ने भी कहा था कि मैं भैया से खुद बात कर लूँगा। एक दिन मैं अपने जेठ के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे उनके कमरे के फर्श पर एक पर्चा पड़ा हुआ मिला। मैंने जब उसे खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। उस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे संभाल कर टेबल पर रख दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से पर्चा उठाया और खोल कर देखा तो ये नंबर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और फाइनली मैं इस नंबर को पहचान भी गई थी। ये तो मेरी बहन का ही नंबर था, रिचा का, जो तलाक लेकर अपने पति से झगड़ा करके घर पर आ गई थी। लेकिन मेरी बहन का नंबर आखिर मेरे जेठ के पास क्या कर रहा था? मैं परेशान हो गई और सोचने लगी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी बहन का नंबर मेरे जेठ के पास क्यों है, पर इन दोनों के आपस में क्या कॉन्टेक्ट है। मैंने फ़ौरन ही अपने पति के मोबाइल से अपनी बहन को कॉल किया और उसे कहा कि मेरे जेठ के कमरे से तुम्हारा नंबर मिला है। मैं समझ गई थी कि मेरी बहन का अफेयर मेरे जेठ के साथ चल रहा है, तभी तो उनके कमरे से मुझे मेरी बहन का नंबर मिला है। इसीलिए मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने जब अपनी बहन के नंबर पे फ़ोन किया तो मेरी मम्मी ने कॉल रिसीव की थी। मैंने मम्मी से कहा कि रिचा का नंबर मेरे जेठ के कमरे से मिला है। अब मैं इस बारे में रिचा से घर पर आकर ही बात करूंगी। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि तो फिर ऋचा को क्या काम है मेरे जेठ के साथ? क्या ऋचा मेरे जेठ से बातें करती है? मम्मी ने कहा, खामोश हो जाओ और अपने काम से काम रखो। ये कहकर मम्मी ने कॉल काट कर फोन रख दिया। अब मैं समझ गई थी कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का कोई भी रिश्ता मेरे जेठ के साथ हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए मैं अपनी बहन को अपने जेठ से बचाकर रखना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन अपनी सास और पति को बिठाकर सारी बात बताई। मैंने अपने चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं लाया हुआ था, बल्कि बहुत ही प्यार से बात की थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास को अपने बेटे की बात सुनकर बुरा लगे। मौके पर ही मेरे जेठ भी आ गए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और उनको ये भी बता दिया कि क्या इस बारे में मेरी मम्मी भी जानती हैं। मेरे जेठ ने कहा कि कविता, दरअसल मैं तुम्हारी तलाकशुदा बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने उसे तुम्हारी शादी में पसंद किया था। जब मुझे पता चला कि उसका तलाक हो गया था और उसका पति उसे बहुत मारता था। तुम्हारी बहन बहुत मासूम है, मुझे उसकी मासूमियत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे अपने घर में जगह दूंगा। हम दोनों की आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे ऋचा ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं बड़ी हैरानी से अपने जेठ की तरफ देखते हुए कहने लगी कि कौन सी बात है? मेरी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको हैरान होना पड़े। मैंने अपने पति और सास की तरफ देखकर कहा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं था, मेरी तो कभी किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं हुई है। मैंने अपने जेठ की तरफ रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बताइए कि मेरी बहन ने आपको क्या बताया है जिसकी वजह से आप हैरान हो गए हो? और मुझे पता है कि आप मेरी बहन के कहने की वजह से ही मुझ पर अपनी नज़र रखने लगे थे। मेरी बहन ने आपको जो भी बताया है वो झूठ ही होगा, क्योंकि मैं उससे कई ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो मुझसे पूरी 1 साल बड़ी है। मैं उसे शादी से पहले बहुत झगड़ती थी, इसीलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरे जेठ ने कहा कि उसने मुझे जो भी बताया है वो सब कुछ सच है, क्योंकि मैंने तुम्हारे माता पिता से भी बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि ये बात सच है, लेकिन उन्होंने हमें शादी से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शादी के बाद ही मुझे तुम्हारी बहन की वजह से सब कुछ पता चला, और इसी सब को लेकर हम दोनों भाई आपस में बातें किया करते थे कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने कहा, क्यों? मेरा क्यों ख्याल रखना होगा? मैं ऐसा क्या करती हूँ? क्या मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ? मैं तो यही समझ रही थी कि ये लोग मुझे कैरेक्टर लेस कह रहे हैं। फिर मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखने से मतलब है कि तुम्हें बंद करके रखना होगा। फिर उन्होंने मुझे असल बात बताई, तो मैं सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ये रात जानने के बाद मेरी ज़िंदगी की सारी उलझनें मुझसे दूर होकर चली गई थी, क्योंकि पता चलने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। दरअसल मुझे नींद में चलने की बीमारी थी, और नींद में चलकर ही मैं हमेशा किसी दूसरे इंसान के कमरे में जाकर सो जाती थी या फिर घर से बाहर निकल जाती थी। ये बात मेरे सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले जानते थे। मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा माता पिता नहीं चाहते थे कि अपनी बीमारी को सुनकर मैं अपना दिल छोटा करूं, और अपनी इस बीमारी की वजह से मैं कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊं। इसीलिए उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। फिर जब शादी के बाद मेरी बहन और मेरे जेठ की आपस में फ़ोन पर बातें होने लगी, तो उन्होंने बातों ही बातों में मेरे जेठ को ये बात बता दी थी। मेरे जेठ को मेरी बहन पसंद आ गई थी। उन्होंने मेरी शादी में ही उसको पसंद कर लिया था, और मेरी बहन भी मेरे जेठ के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। मेरे जेठ इस बारे में मेरे माता पिता से बात कर ली थी और कहा था कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, और जल्दी ही वो इस बारे में अपने घर पर मुझे और अपनी माँ को भी बता देंगे। मेरे माता पिता को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मैं भी अपनी ससुराल में अच्छी तरह से रह रही थी। एक ना एक दिन तो मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल ही जानी थी। मेरे माता पिता ने ये बात मेरे ससुराल वालों को शादी से पहले इसलिए नहीं बताई थी कि जिन लोगों को ये बात पता होती थी वो लोग मुझसे शादी नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर मेरा रिश्ता लगा था। एक दिन मेरे जेठ को जब ये एहसास हुआ कि मैं नींद में चलकर उनके कमरे में जाकर सो गई, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, और उन्होंने ये बात मेरे पति से की थी, और फिर इस तरह से मेरे पति को भी पता चल गया था, और मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चला, क्योंकि मेरी नींद बहुत पक्की थी। मेरे पति ने मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बात सच है और उनकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है,
लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनकी बेटी का कहीं भी रिश्ता नहीं लग रहा था। जब मैं 17 साल की थी तो एक दिन मैं नींद में अपने चाचा के बेटे के कमरे में जाकर सो गई थी। मेरी चाची तो वैसे भी बहुत बुरी औरत थी। उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकालकर सारे मोहल्ले में इस बात को आग की तरह फैला दिया था और सब लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि मैं एक गलत लड़की हूँ और ज़बरदस्ती मैं लड़कों के कमरे में जाकर सो जाती हूँ और उनको लगता था कि मैं एक्टिंग करती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कैरेक्टर लेस लड़की हूँ और जानबूझकर मैं किसी के साथ भी सो जाती हूँ। ये बात मेरे घर वालों ने मुझसे छुपाए रखी थी। फिर एक दिन मेरे पति को पता चल गया, इसीलिए वो दोनों भाई आपस में बातें करते रहते थे कि मेरे साथ क्या किया जाए, यहाँ ससुराल में किसी को ये बात पता ना चले। इसीलिए वो दोनों मेरा ख्याल रखना चाह रहे थे और अब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब से वो दोनों मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। तभी मेरे जेठ ने कहा था कि अब तुम ऐसी हरकतें मत किया करो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। इसका मतलब यही था कि नींद में चलकर मैं उनके कमरे में चली जाती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये सब कुछ याद ही नहीं था कि मैं कब और किस तरह से अपने जेठ के कमरे में जाती हूँ। मेरे पति ने मुझे वीडियो भी दिखाई थी कि तुम किस तरह से चलकर जाती हो। मैं वो वीडियो देखकर हैरान रह गई थी और मैं अपने पति और जेठ से कहा कि मुझे बीमारी है, इस बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आप लोगों को जितना भी तंग किया उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दो। मेरी सास और जेठ ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बीमारी की वजह से कल को मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए या मैं लाचार हो जाऊं, मुझे कोई और बीमारी हो जाए, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मेरे पति ने कहा कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ये तुम्हारे अच्छे होने की पहचान है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से मेरे घर को संभाल रखा है। ऐसा ना हो कि किसी दिन नींद में तुम घर से बाहर निकल जाओ और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। इसलिए मैं और भैया तुम्हारे लिए परेशान रहते थे। और तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भैया ने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि कविता बीमार है, वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करती है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और उस दिन के बाद से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें ये बात पता चलने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। मैंने अपने जेठ से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोचने लगी थी और मैं ऋचा से भी माफ़ी मांग लूंगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं उसने आपको मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने तो मेरा घर बसाया है। मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं नींद में चलूँ तो आप मुझे फ़ौरन जगह देना ताकि मुझे पता चल जाए और इसका कोई इलाज हो सके, और मैं भी इसका इलाज करवाना चाहती हूँ। इसलिए अगले दिन ही मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी ये बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि नींद में चलने वाले इंसान को अपना कोई होश नहीं रहता, जबकि मेरी ये बीमारी तो काफ़ी सालों पुरानी थी। मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरी ये बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरे जेठ ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। अब वक्त था तो सिर्फ मेरा बच्चा पैदा होने का। किसी तरह से 9 महीने पूरे हो गए और मैंने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरी सास तो फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें कोई बेटी नहीं थी। मेरे पति ने कहा था कि इस दौरान मैंने हर रात तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन तुम एक रात भी नींद में नहीं चली हो। धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब एक एक करके हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो गई थी। मेरी तलाकशुदा बहन का भी घर बस गया था। मेरे जेठ के साथ उसकी शादी बहुत धूमधाम से कर दी गई थी। अब हम दोनों बहनें अपने एक ही परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।